हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू द यूट्यूब सेशन ऑफ ज्ञानश्री क्लासेस। एंड ये मैराथन सेशन होने वाला है आपका 18 अगस्त आज है और बहुत नज़दीक है आपका एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपने तरफ से हमें जितना हो सके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश हो रही है। तो बस बने रहिए हमारे साथ और आई होप कि इस बार आप लोग अपने एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस डेली प्रैक्टिस सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मेड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो बात हो रही है यहाँ पर विकलांग बच्चों के लिए की गई एक विशिष्ट सिफारिश और कहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो बताना है आपको कि बताइए कौन सा एक ऐसा स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बनाया गया था NP 1986 यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 द्वारा, जो डिसेबल्ड बच्चों को टारगेट कर रहा था। पहला है सभी स्तरों पर समान साझेदार के रूप में विकलांग बच्चों का सामान्य समुदाय में एकीकरण। दूसरा है केवल गंभीर विकलांगता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना। तीसरा है गंभीर विकलांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से बाहर करना। और चौथा है विकलांग बच्चों के लिए औपचारिक स्कूली शिक्षा के स्थान पर घर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। तो 2 पॉइंट्स तो आप डायरेक्टली यहाँ से हटा सकते हैं। पहला हो गया आपको गंभीर विकलांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से बाहर करना। कभी भी कितनी भी गंभीरता हो विकलांगता की, आपको मुख्य धारा से अलग नहीं करना है। कितना भी डिसेबिलिटी हो, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से आप बाहर नहीं कर सकते हो बच्चों को। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो सी ऑप्शन हट गया। अब हमारा अगला ऑप्शन है होम बेस्ड एजुकेशन ओवर फॉर्मल स्कूलिंग। कभी भी होम बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता है कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि सोशलाइजेशन बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का अगर समाजीकरण नहीं होगा तो आगे चल के उसको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, घुल मिल नहीं पाएगा बच्चों से, और आगे जब उसको पूरे समाज में काम करना होगा तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। इसलिए होम बेस्ड एजुकेशन फॉर्मल स्कूलिंग के ऊपर कभी भी प्रमोट नहीं करेगा गवर्नमेंट, और ये भी जो है गलत है। तो यानी 2 ऑप्शन सी और डी तो यहाँ पर गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इनटू जनरल कम्युनिटी एट ऑल लेवल्स एज इक्वल पार्टनर्स, और दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स ओनली फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटी। तो देखिए ये भी ऑप्शन हट गया। सिर्फ सीवियर डिसेबिलिटीज़ वाले नहीं बल्कि सभी टाइप के डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए जो है शिक्षा का प्रावधान है। और दूसरी चीज़ है कि स्पेशल स्कूल्स बनाने के बजाय जो है ना, ज़्यादातर कोशिश हो रहा है इंटीग्रेट करने का, कि उसी स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिया जाए और पहले इंटीग्रेट करके उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन का बात करना। तो 1986 में इंटीग्रेशन वाला बात हुआ था, इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो है सभी स्तरों पर समान साझेदार के रूप में विकलांग बच्चों का सामान्य समुदाय में एकीकरण ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पहला व्यापक कानून था जो विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता था? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट प्रोवाइडेड फॉर द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो बताना है आपको कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कोई है तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के बारे में कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, कौन सा अधिनियम जो है वो एक ऐसा व्यापक कानून था जो इसके बारे में बात कर रहा था। सबसे पहला है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा है द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। तीसरा है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 और चौथा है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही जवाब है। देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 जो है ना, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही बात किया था एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी के बारे में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। और अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितने डिसेबिलिटीज़ 1995 के PWD एक्ट में थे। बताना है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि कितने डिसेबिलिटीज़ PWD एक्ट में थे। देखिए यहाँ लाइव जो चल रहा है इसमें मत बताइए, कमेंट सेक्शन, यानी कि जब लाइव एंड होगा तो वो, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आपको ये चीज़ें बतानी है। ओके, अब देखिए ये जो है ना पहला कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन था इंडिया में जो कि इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा था डिसेबल्ड लोगों के लिए, और इसी का एक नया प्रारूप 2016 में आया, RPWD एक्ट के नाम से जाना गया, और उसमें जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ा के 21 कर दी गई, 21। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2016 में कितनी कर दी गई थी। अब आपको बताना है कि 1995 में कितनी डिसेबिलिटीज़ थी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एम्फेसाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एज क्रूसियल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। बताना है आपको कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को समावेशी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। पहला है क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। दूसरा है डिफरेंशिएटिंग द करिकुलम बेस्ड ऑन स्टूडेंट एबिलिटीज़। तीसरा है सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, यानी कि बच्चों को जो है उनके आवश्यकता वाले छात्रों के हिसाब से पृथक्करण यानी उनको अलग थलग करना, सेग्रीगेट करना। और अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड सेंटर पेडागोजी टू केटर टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो नेगेटिव पॉइंट्स हटाना है। जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया फ्रेमवर्क या कोई भी दिया गया उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट के बारे में आप बात करोगे तो गवर्नमेंट नेवर टॉक्स नेगेटिव। याद रखिएगा, कोई भी गवर्नमेंट है वो नेगेटिव नहीं बात करेगा। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव क्या क्या है। एक तो सबसे पहली चीज़ कि अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड सेंटर पेडागोजी टू केटर डाइवर्स लर्निंग नीड्स को हटाइए। सेग्रीगेशन यानी सेग्रीगेशन के बारे में, पृथक्करण के बारे में कभी भी बात गवर्नमेंट नहीं करेगा। सेग्रीगेट अलग थलग करना नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कोई भी डिसेबिलिटी हो बच्चों को अलग थलग नहीं करेंगे, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, है ना। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग द करिकुलम बेस्ड ऑन स्टूडेंट एबिलिटीज। स्टूडेंट के एबिलिटी के हिसाब से अगर करिकुलम को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट जो है वो स्लो लर्नर होगा और कोई बहुत फास्ट पेस लर्नर, तो कितने सारे करिकुलम आप बनाओगे, ये भी गलत हो गया। यूनिफॉर्म करिकुलम सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाओगे तब भी गलत हो जाएगा। तो देखिए, सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम अगर आप बनाते हो तो उसका दिक्कत ये है कि फिर उसमें डिसेबल्ड बच्चे भी आएंगे, और डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी अगर सेम पाठ्यक्रम आप रखोगे तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए एक फ्लेक्सिबल करिकुलम की ज़रूरत है, तो ये भी गलत हो गया। यूनिफॉर्म करिकुलम नहीं चाहिए। और देखिए, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी को अडॉप्ट करना, विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। अलग अलग डाइवर्स लर्निंग नीड्स होते हैं बच्चों के, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, उनके अलग अलग नीड्स, उनके अलग अलग ज़रूरतें हैं, और उनको पूरा करने के लिए हमें चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को अडॉप्ट करना होगा, ऐसा एनसीएफ 2005 में बोला गया। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समावेशी शिक्षा में सामाजिक बाधा नहीं माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सोशल बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो नहीं माना जाता है कह रहा है, यानी इसमें हमें 3 ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जो सोशल बैरियर माना जाता है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, विकलांग बच्चों के प्रति कलंक और भेदभाव, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ऑफ कोर्स, अगर आप भेदभाव करेंगे किसी भी बच्चे के साथ, चाहे उसको कोई भी डिसेबिलिटी हो, तो उसे एक सामाजिक बाधा माना जाएगा, सोशल बैरियर माना जाएगा। और ये नॉट पूछा है तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटीज़ इन द कम्युनिटी, समुदाय में विकलांगता के बारे में जागरूकता का अभाव। तो अगर जागरूकता का अभाव होगा तो वो भी एक सोशल बैरियर के तौर पे काम करेगा। अवेयरनेस फैलाना है, ना कि लैक हो, कोई भी अभाव नहीं होना चाहिए, सबको पता हो कि डिसेबल्ड बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है। फिर रिजिड एजुकेशनल पॉलिसीज दैट एक्सक्लूड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कठोर शैक्षिक नीतियाँ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाहर करती हैं। तो अगर आप रिजिड यहाँ पर एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाएंगे तो ये भी एक बैरियर के तौर पे काम करेगा, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। कह रहा है नॉट कंसिडर द सोशल बैरियर। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम इन स्कूल, अगर स्कूलों में जो सहपाठी हैं बच्चों के, उनसे बच्चे कुछ सीखेंगे, कोई पीयर सपोर्ट प्रोग्राम चलेगा, वो उनको सपोर्ट अगर करने लगें तो फिर ये जो बच्चे होंगे, जो भी डिसेबल्ड बच्चे होंगे, वो बहुत आगे जाएंगे और उनको सोशल एक्सक्लूजन का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक रूप से अगर आप चाहते हो कि कोई बाधा ना पहुंचे तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन तो बाधा ही पहुंचा रहे हैं, चौथा ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, विच कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज ड्रिवन बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। पहला है आपका इड, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो, चौथा है लिबिडो, है ना। तो इसमें से बताना है चारों में से कि कौन सा इसमें से एक ऐसा घटक है, एक ऐसा कंपोनेंट है पर्सनालिटी का जो कि रियलिटी प्रिंसिपल से ड्राइव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ईगो। रियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, जब भी हम आम जीवन में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, समाज में हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये सभी जो है रियलिटी प्रिंसिपल के अंदर आता है। और ईगो जो है वो आपका रियलिटी प्रिंसिपल है, जो सबको दिखता है आपका व्यवहार, वही ईगो है। और वो ईगो जो हम लोग कहते हैं ना कि ये ईगोइस्टिक पर्सन है, वो वाला ईगो ये नहीं है ना। ये क्या करता है, ईगो मीडिएट करता है इड के डिज़ायर और सुपर ईगो के मोरल कंस्ट्रेंट। देखिए इड क्या है, इड मतलब आपके मन के अंदर दबी हुई वो सारी भावनाएं जिसे आपने दबा के रखा हुआ है, समाज में एक बेहतर व्यक्तित्व बनाने के लिए और एक अच्छा समाज बनाने के लिए आपने उसे दबा दिया है।
सबके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं, लेकिन लोग उसको दबा के रखते हैं। इसी को कहा गया है इड। और सुपर ईगो क्या है? हाईएस्ट मोरल प्रिंसिपल दिखाने का। आप देखते हो ना, कई बार आपके अंदर का सुपर ईगो जो है वो जाग जाता होगा। जब भी आपके अंदर का जो सुपर ईगो वो जागेगा तो क्या करेगा? आपको मन करेगा कि ये सारा संसार का मोहमाया छोड़ के और मैं चला जाऊं कहीं पहाड़ी में, मैं मेडिटेट करूं, वहाँ जाके ये मोहमाया त्याग दूं, फिर अपना सारा प्रॉपर्टी जो है मैं किसी और को दान दे दूं। किसी को भी अगर आप दुख में देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये इनका दुख मेरा क्यों नहीं हो गया। ये सब सुपर ईगो है। और इड जो है ये खराब से खराब बिहेवियर जो आपके मन में आ सकता है वो है। और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है ईगो, याद रखिएगा। और इसीलिए इसको रियलिटी प्रिंसिपल बोला जाता है। ये बैलेंस क्रिएट करता है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ईगो। और ये अहंकार नहीं होगा, याद रखिएगा। अहंकार जो है वो ईगो दूसरा होता है, ये ईगो दूसरा है। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व सिद्धांत स्वयं की अवधारणा पर जोर देता है। रोजर्स के अनुसार स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? बताइए। कार्ल रोजर्स की जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है ये एम्फेसाइज करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के ऊपर। तो पूछ रहा है कि रोजर्स के अनुसार बताइए व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी पर्सनालिटी। अगर एक हेल्दी पर्सनालिटी, एक स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास चाहते हैं आप, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? पहला है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी सशर्त सकारात्मक संबंध। दूसरा है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। तीसरा है एक्यूरेट एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी सटीक सहानुभूतिपूर्ण समझ। और चौथा है कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आइडियल सेल्फ, यानी आत्म अवधारणा और आदर्श स्व के बीच अनुरूपता। तो बताना है कि कार्ल रोजर्स का जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है उसमें जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया गया था उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगा एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। तो देखिए, रोजर्स मानते थे कि जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है ना, जहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो एक्सेप्ट करता है और लव करता है, चाहे बिहेवियर कैसा भी हो। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल जो एक्सेप्शन है, जैसे आपकी माँ करती हैं आपसे, चाहे कैसा भी व्यवहार उनके साथ हो, लेकिन उनका प्यार कभी कमी नहीं होता है। तो वो क्या है? यही इम्पॉर्टेंट है, यही क्रूशियल है अगर आप हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप करवाना चाहते हैं तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। और यही जो है एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्ल रोजर्स के अनुसार। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में शैक्षिक बाधा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशनल बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन। नॉट कह रहा है, नहीं है कह रहा है एक समावेशी शिक्षा में। पहला है इनफ्लेक्सिबल करिकुलम, यानी अनम्य पाठ्यक्रम। दूसरा है समावेशी प्रथाओं में शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भागीदारी, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। और चौथा है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स, यानी स्कूलों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। हमने पढ़ा था एजुकेशनल बैरियर क्या क्या हो सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपका जो यूनिट 10 है पेपर 2 का, वो मैंने ही लिया है और उसमें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है एजुकेशनल बैरियर जो है उसमें क्या क्या होता है और एजुकेशन को अगर बैरियर फ्री बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एजुकेशन बैरियर फ्री हो तो उसके लिए करिकुलम इनफ्लेक्सिबल नहीं फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। और ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से नहीं है शैक्षिक बाधा, लेकिन इनफ्लेक्सिबल करिकुलम तो एक शैक्षिक बाधा है, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा है। लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, समावेशी प्रथाओं में अगर शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव होगा तब भी वो गलत है, क्योंकि शिक्षक जो है उसको आना चाहिए हैंडल करना अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो समावेशी कक्षा है। समावेशी कक्षा में बहुत डाइवर्स बच्चे आते हैं, उनके अलग अलग नीड्स होती हैं, तो इसलिए ये भी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और तीसरा है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भागीदारी। अगर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट रहता है लर्निंग प्रोसेस में तो बहुत पॉजिटिव बात मानी जाती है और ये एजुकेशनल बैरियर के तौर पे काम नहीं करता है बल्कि एजुकेशनल फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है समावेशी शिक्षा में, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं वो टीचर के साथ बातचीत करके और बता सकते हैं कि बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, घर पे बच्चा जो है वो कैसे व्यवहार करता है, क्या उनकी बौद्धिक क्षमता है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं, स्कूलों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का ख़राब होगा, अगर वहाँ पर रैंप नहीं बने होंगे, अगर वहाँ पर जो वॉशरूम्स होंगे वो डिसेबल्ड लोगों के लिए नहीं बने होंगे, है ना, क्लासरूम होंगे उसमें अगर दृश्य श्रव्य सामग्री जो होता है वो नहीं अवेलेबल होगा, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में अगर कुछ नहीं लिखा हो, लाइट एडिकेट ना हो,
पानी की फैसिलिटी सही ना हो, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं समावेशी शिक्षा उनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका इंक्लूज़न इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये रैंप चाहिए ताकि उनका व्हील चेयर आराम से स्कूल में चला जाए, ये वॉशरूम चाहिए ताकि उनको जो भी बेसिक नेसेसिटी है उसमें कोई दिक्कत ना है। तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये भी एक एजुकेशनल बैरियर है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, गॉर्डन ऑलपोर्ट के थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कह रहा है कि एम्फेसाइज करता है इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट एज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत व्यक्तिगत मतभेदों को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा को केंद्रीय मानता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेंट्रल मानता है? पहला है कार्डिनल ट्रेट्स, दूसरा है डिफेंस मैकेनिज्म, तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, और चौथा है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कार्डिनल लक्षण, रक्षातंत्र, अचेतन मन और सामूहिक अचेतन। अब बताइए। तो देखिए, गॉर्डन ऑलपोर्ट की जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करता है कार्डिनल ट्रेट्स को सेंट्रल एस्पेक्ट, याद रखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्डिनल ट्रेट को ही ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे केंद्रीय, सेंट्रल एस्पेक्ट मानता है पर्सनालिटी का। और ये कार्डिनल ट्रेट्स जो है ना, ये डोमिनेट करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में। अगर इंडिविजुअल का व्यवहार जो है उसमें आप देखोगे कौन सा ट्रेट सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, कौन सा लक्षण बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो होगा कार्डिनल ट्रेट, है ना। और देखिए, ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को तो डोमिनेट करता ही है, साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हो। आप देखते हो कि सभी लोग अलग अलग जो है उनके अंदर खूबियाँ होती हैं और खामियाँ होती हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसके लिए कार्डिनल ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन टिपिकली अचीव दिस अंडरस्टैंडिंग। बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में संरक्षण की समझ शामिल है। बच्चे आमतौर पर किस स्तर पर यह समझ हासिल करते हैं? तो देखिए, इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था, जो कंजर्वेशन के बारे में है, कि कंजर्वेशन के बारे में बच्चे जो है वो कब किस स्टेज में समझते हैं। तो आपको मालूम है कि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स तक चलता है, ये जो है 2 से 6 साल तक चलता है। ये तो 7 to 11 ईयर्स चलता है, और ये जो है 12 एंड बियॉन्ड चलता है ये। अब देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे अपने सेंसेस से सीखते हैं, जो भी उनके सेंसेस कहते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो कहता है उसके हिसाब से उनकी लर्निंग होती है। सेंसेस आप समझते हो ना, कि जैसे किसी चीज़ को टच करके, किसी चीज़ को फील करके, अपने सेंसरी ऑर्गन्स से वो सीखने की कोशिश करते हैं। फिर हम आ जाते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो लैंग्वेज के ऊपर फोकस करता है, ये भाषा को समझने के बारे में देखता है और किसी चीज़ पे केंद्रित हो जाता है ना। और सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच, या फिर कहते हैं कि जो सेल्फ सेंट्रिज्म आता है, खुद के बारे में बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता है ना। और इसी एज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही जो है ना, ये प्ले एज भी कहते हैं इसको, इसी एज में जो है बच्चा स्कूल भी जाना स्टार्ट कर देता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 11 ईयर्स का स्टेज है ना, इसी में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाती है। ठीक है, कंजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि भाई सेप जो ये है, तो ये उतना ही पानी अगर 2 ग्लास में दे दो, एक ग्लास जो है वो बड़ा है और एक ग्लास जो है छोटा है, पानी सेम आपने दिया है, बच्चा हमेशा बड़े वाले ग्लास को चुनेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर कुछ बड़ा है तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा क्वांटिटी आएगा। कंजर्वेशन का भी उसके अंदर ये समझ नहीं आया। कंजर्वेशन का समझ यही होता है कि अगर आप क्वांटिटी को समझ जाओ, कि अगर शेप चेंज होता है तो उससे क्वांटिटी पे असर नहीं पड़ता है, क्वांटिटी ज़्यादा कम करने से असर पड़ता है। और ये जो है टिपिकली डेवलप होता है 7 to 11 ईयर्स के बीच में, यानी ज़रूरी नहीं है कि 7 साल में ही हो जाए, 8, 9, 10 साल में ये होता है ना। किसी भी ईयर में हो सकता है, किसी में 7 में भी हो जाएगा, किसी में 10 साल में भी होगा। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी स्टेज में जो बच्चा है वो कंजर्वेशन का कंसेप्ट समझ जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी समझने लगता है, तो अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो है ऐसे भी शेप्स को समझ जाएगा जिसे छुआ नहीं जा सकता है, जैसे ट्रायंगल वगैरह हो गया, चाहे ऐसे भी कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा जैसे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो गुरुत्व बल है उसका कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट, ये सारा बच्चा जो है वो समझने लगता है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है, इसको हम कहते हैं मूर्त
संक्रियात्मक प्रक्रिया इसमें होता है, मूर्त होता है, मतलब चीज़ों को, कॉन्क्रीट चीज़ों को ही बच्चा इसमें समझ पाता है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठोस परिचालन चरण। अब हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बाधा के बजाय सुविधा प्रदाता है? यानी कि बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैसिलिटेटर रादर देन अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन। और पहला है विकलांग छात्रों के प्रति शिक्षकों का नकारात्मक रवैया। दूसरा है विशेष शिक्षा में शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण। तीसरा है कक्षाओं में सहायक प्रौद्योगिकियों के प्रावधान। और चौथा है कक्षा में बड़ा छात्र शिक्षक अनुपात। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप बात करते हैं फैसिलिटेटर के तौर पे इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो वो पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए, ये तो आपको पता है ना। अब जब नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर रहेगा, अगर विकलांग छात्रों के प्रति शिक्षकों का नकारात्मक रवैया रहेगा, वो लाइक नहीं करेंगे ऐसे छात्रों को, या फिर वो क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो फिर वो जो है ना एक बैरियर साबित हो जाएगा, है ना, और वो एजुकेशन में उनके बाधा प्रदान करेगा। ये जो है बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा होगा कि अगर विशेष शिक्षा में शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण होगा, अगर स्पेशल एजुकेशन में टीचर्स का ट्रेनिंग जो है वो इनएडिकेट होगा, तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ट्रेनिंग अगर इनएडिकेट होगा तो बच्चों को हैंडल वो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्पेशल एजुकेशन में टीचर का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। ये फैसिलिटेटर पूछ रहा है, ये सुविधा प्रदाता पूछ रहा है। तीसरा है प्रोविजन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, कक्षाओं में सहायक प्रौद्योगिकियों के प्रावधान। तो देखिए, अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजी आप प्रदान कर रहे हैं क्लासरूम में, जैसे आप वीडियो और ऑडियो दोनों मीडियम से पढ़ा रहे हैं, आप जो है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल स्क्रीन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, फिर स्क्रीन रीडर्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए, तो इनको जो है बहुत फ़ायदा हो जाएगा इससे। तो इसीलिए ये जो है फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा, प्रोविज़न ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लार्ज स्टूडेंट टीचर रेशियो इन क्लासरूम, देखिए अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत ज़्यादा है ना तो वो दिक्कत करेगा। स्टूडेंट टीचर रेशियो आपको मालूम है कि प्राइमरी के लिए 30 बच्चों पे एक शिक्षक ज़रूरी है, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो है अनुपात 40 के आसपास हो जाता है अगर हम हायर एजुकेशन में बात करें तो इसीलिए ये जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि रेशियो जो है स्टूडेंट टीचर रेशियो ये बैलेंस में होना चाहिए, लार्ज नहीं होना चाहिए। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्लासरूम में हमेशा एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है, समावेशी शिक्षा के लिए एक सुविधा प्रदाता के तौर पे काम करता है। तो आई होप कि आज के इन क्वेश्चंस का मिक्स आपको बहुत अच्छा लगा हो। इसमें हम पेपर 1 प्लस पेपर 2 एजुकेशन जो है इनको कवर किया है आज हमने। तो पेपर 2 एजुकेशन के भी क्वेश्चन थे, पेपर 1 के भी क्वेश्चन थे, और सारे ही अच्छे क्वेश्चन थे जिनसे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है ज़रूर क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी सेशन में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।